हेलो बेटा। अ, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। अभी तक जो हमारा डिस्कशन होता था उस डिस्कशन में हमारे पास में एक सरफेस रहता था और उस सरफेस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, जब वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इस सरफेस के ऊपर आके ऐसे टकराती थी। ठीक है, तो उन टकराने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनको हम लोग काउंट कर लेते थे और काउंटिंग जो आती थी वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती थी। इस प्रकार से हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी को कन्वर्ट करके एक बना लिया था स्केलर क्वांटिटी। दूसरी चीज़ ये कि जो स्केलर क्वांटिटी थी उसको हम लोगों ने बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो द डेफिनेशन was for electric flux that whenever electric field lines will strike in a particular area, so we will count the number of electrical field lines in that area is known as electric flux। ठीक है, या इसी को दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो है उस सरफेस के साथ में लिंक्ड है मतलब उस सरफेस को टच किया है, दैट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। ठीक है, ओके। हमारा जो सरफेस था अब तक, वो सरफेस हमारे पास में ऐसा हॉरिजेंटल हो सकता था, वो सरफेस हमारे पास में ऐसा छोटा सरफेस हो सकता था, वो सरफेस हमारे पास में ऐसा रेक्टेंगल टाइप से हो सकता था। स्पेस जो सरफेस था उसका कोई स्पेसिफिक हमारे पास में डिज़ाइन नहीं था। हम किसी भी सरफेस के लिए जो है फ्लक्स की वैल्यू काउंट कर सकते थे, और जो किसी भी सरफेस के लिए जो हमारे फ्लक्स की वैल्यू आती थी वो हम लोग काउंट करते थे ई डॉट ए कोस ऑफ थीटा। यदि हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट के वेक्टर फॉर्म में लिख दिया जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, अभी जो है हम लोगों को यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू काउंट करना है तो वो एक क्लोज सरफेस के लिए काउंट करना है। क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस मीन्स मान लीजिए ये मेरे पास में एक चार्ज है, लेट मी से दैट ये मेरे पास में एक चार्ज है प्लस का क्यू। इस चार्ज पे इसके चारों तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग जानते हैं कि 4 पाई का इलेक्ट्रिक सरफेस बनाती है, तो ये चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा, ये चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा, ये चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो ये चार्ज जो है अपने चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा। जैसे कि ये मेरे पास में एक चार्ज है प्लस का क्यू, तो इसने इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बनाई, इधर बनाई, इधर बनाई, इधर बनाई, इधर बनाई, इस तरीके से ये चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बनाएगा। और इन इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को यदि मैं एक ऐसे सरफेस के साथ में बंद कर दूं जो कि चारों तरफ से बंद है, जस्ट लाइक एज ए फुटबॉल, जस्ट लाइक एज ए फुटबॉल, तो ये जो सरफेस मेरे पास में कहलाएगा, दिस सरफेस इज नोन एज क्लोज्ड सरफेस। तो ये जो क्लोज सरफेस है ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास में हमेशा एक फुटबॉल की शेप में हो। ये क्लोज सरफेस हमारे पास में ये एक क्लोज सरफेस है, ये भी मेरे पास में एक क्लोज सरफेस है। ठीक है, तो दैट मीन्स अ सरफेस विच इज क्लोज्ड फ्रॉम एवरी साइड। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड सरफेस। जैसे एक क्यूबॉइड हो गया, जैसे एक ट्रायंगल हो गया, जैसे एक सर्कल हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो एक ऐसा सरफेस जो हर साइड से क्लोज होगा, दैट इज क्लोज्ड सरफेस। ओके, ओके। नाउ मान लीजिए ये मेरे पास में फॉर एग्जांपल एक क्लोज सरफेस है जो इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है, इधर से बंद है, इधर से बंद, सब तरीके से बंद। वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस सरफेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमें इस सरफेस के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जितना इस सरफेस के रेस्पेक्ट में होगा उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा इस सरफेस के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि नीचे वाला जो सरफेस है और ऊपर वाला जो सरफेस है वो तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लीजिए यहाँ पे आ गया 5, तो हम लोग कॉमन सी बात हम लोग जानते हैं यहाँ पर भी आ जाएगा 5। तो इन दोनों का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, इन दोनों का हम लोग एक ही मान लेंगे। ठीक है, ओके। तो एक बार हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस सरफेस के लिए निकाला, दोबारा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस सरफेस के लिए निकाला, ऊपर वाले सरफेस के लिए।
अब जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के लिए होगा उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास में इस सरफेस के लिए होगा। तो यदि मेरे पास में कोई क्लोज सरफेस इस शेप का है तो मुझे उस क्लोज सरफेस को अलग अलग दो जगह मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी, एक बार इसके लिए, ठीक है, और एक बार इसके लिए। तो मुझे दो बार इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू काउंट करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास में ये जो फुटबॉल की शेप का क्लोज सरफेस है इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू काउंट करना है, तो आंसर इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मुझे एक ही जैसी काउंट करनी पड़ेगी, क्योंकि सब जगह से कैसा है, एक जैसा है, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। ओके, तो जब हम लोग एक क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू काउंट करते हैं, तो जब हमारे पास में जैसे कि इसमें एक से बात बन गई, क्योंकि सब जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिफॉर्म होगा, जबकि इसमें हमें दो जगह काउंट करना पड़ा, कुछ जगह हो सकता है हमें तीन जगह काउंट करना पड़े, जैसे क्यूबॉइड में हमें 6 जगह काउंट करना पड़ेगा। ओके, तो जब हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू एक जगह काउंट ना करने से अलग जगह काउंट करनी पड़ेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सरफेस के लिए काउंट किया हम लोगों ने ई ए कोस ऑफ थीटा, मान लीजिए हम लोगों ने लेंथ के लिए काउंट किया, फिर हम लोगों ने ब्रेथ के लिए, ब्रेथ वाले सरफेस के लिए काउंट किया, तो ई ए कोस ऑफ थीटा सरफेस नंबर सेकंड, ई ए कोस ऑफ थीटा सरफेस नंबर थर्ड, ई ए कोस ऑफ थीटा सरफेस नंबर फोर, ई ए कोस ऑफ थीटा सरफेस नंबर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरीके से जितने हमारे पास में सरफेसिस होंगे उन सरफेसिस के लिए मुझे सेपरेटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो काउंट करनी पड़ेगी। अब मुझे, क्योंकि उन सब को यदि मैं ऐड करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 2 के लिए निकाला, कुछ सरफेसिस के लिए हो सकता है 6 के लिए निकले, कुछ सरफेसिस के लिए हो सकता है 8 के लिए निकले, तो यदि मैं उन सबको काउंट करूँगा तो वो क्या आ जाएगी, मेरे पास में एक टोटल सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो उसी प्रकार से इस सरफेस के लिए S1 और S2 दो सरफेस, एक लेंथ बना एक ब्रेथ बना, तो यदि मैं इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूँ तो ये मेरे पास में टोटल इस सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को बार बार नहीं लिखते हैं और उसकी जगह मैं एक नोटेशन दे देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन का मतलब होता है उन सब का एडिशन, और ये मेरे पास में सरफेस के लिए, और इस सिंबल के बीच में मैं ऐसा लाइन गोला जो हो खींच देता हूँ। ये जो गोला ये इंडिकेट करता है कि ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है ये टोटल सरफेस की वैल्यू जो है वो लिखी हुई है, जिसमें टोटल सरफेस में S1 भी कैलकुलेट है, S2 भी कैलकुलेट है, और ज़्यादा सरफेसिस होते तो वो भी इसके अंदर काउंट होते हैं। तो जब हम लोग किसी क्लोज सरफेस के लिए टोटल सरफेस की वैल्यू लिखेंगे तो हम लोग बीच में एक सर्कल लगा देंगे, दिस इंडिकेट द टोटल सरफेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए क्लोज्ड सरफेस। ओके, नेक्स्ट। अब आता है हमारे पास में गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम समझिए थोड़ा सा, यदि आपको गॉस थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया तो इसकी जो एप्लीकेशन वो भी आपको समझ में आएंगी। कोशिश करते हैं हम लोग इसको समझने की। हमारे पास में एक चार्ज है प्लस क्यू, हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो प्लस चार्ज से एमिट होती है और माइनस चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाती है। तो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस डायरेक्शंस में ऐसी निकल रही है, ठीक है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस डायरेक्शंस में निकल रही है, तो हमने क्या किया, इन इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स को पकड़ा और उसके ऊपर हम लोगों ने एक ऐसा सरफेस जो है वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे पास में एक सरफेस है, इस सरफेस पे इतनी सारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो है वो जाके लिंक्ड हो रही है, लिंक्ड हो रही है, लिंक्ड मतलब इस सरफेस को टच कर रही है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे लिंक्ड हो रही है, ठीक है। तो देयर आर द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लिंक्ड विद द सरफेस। ओके, अब ये प्लस क्यू चार्ज है जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी हमारे पास में आउटसाइड, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव की तरफ क्या होती है इनसाइड और पॉजिटिव की तरफ ही आउटसाइड। ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस विच इज इंडिकेटेड बाय ई। अब हमें क्या करना है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में एक एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द ई के बीच में होता है। तो इन दोनों के बीच में एरिया वेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम लोग जानते हैं कि एरिया वेक्टर जो है वो किसी भी
सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया एरिया वेक्टर, और ये बन जाएगा थीटा बिटवीन द ई एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, इस सरफेस के लिए जो ई है ये वाला, यहाँ पर भी ई वैसा है, यहाँ पर भी जो ई है ये मेरे पास में ई रहा, और ये मेरे पास में एरिया वेक्टर रहा, और ये मेरे पास में थीटा रहा। तो जैसा ई और ये है वैसा ई और मेरे पास यहाँ पे ये जैसा है। ठीक है, तो गॉस का ये कहना था कि यहाँ पे जो मेरे पास में जितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इस सरफेस के ऊपर लिंक्ड होंगी, किसके कारण, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण, वो 1/ε0 के बराबर होंगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस सरफेस, या ये कह सकते हैं द चार्ज विच इज लिंक्ड, या द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस विच इज लिंक्ड विद दिस सरफेस, दैट विल बी इक्वल टू द 1/ε0। ये गॉस का कहना था। ठीक है, तो 1/ε0 इंटू में क्यू, तो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस चार्ज की वजह से इस सरफेस के ऊपर बनेगा। फिर से समझिए, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस उस सरफेस के साथ में टच हो रही है, यही क्या होता था हमारे पास में इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सरफेस इज, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के साथ में लिंक्ड होगा, दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, जो चार्ज उसके अंदर है उसके कारण। तो क्यू चार्ज इसके अंदर है तो Q/ε0। ठीक है, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस सरफेस के साथ में लिंक्ड होगा, ये गॉस का कहना था। ठीक है, ओके। लेकिन हम लोग एक फॉर्मूला और पढ़ते आए हैं अभी तक कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है। तो हम लोग ये जानते हैं हमारे पास में क्लोज सरफेस है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा क्लोज सरफेस के लिए हमारे पास में नोटेशन हुआ। ठीक है, और क्लोज सरफेस के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ते आए हैं ई इंटू में डी एस। ठीक है, ये भी हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है गॉस के कहने के कारण, और ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग अब तक पढ़ते हैं। दोनों को कंपेयर कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में गॉस थ्योरम का, जो गॉस थ्योरम कहता है उसका डेरिवेशन या उसका कंक्लूजन। ठीक है, ओके। अब गॉस थ्योरम जो है उसको पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो देखिए, क्या गॉस थ्योरम जो है वो वैलिड है ओनली फॉर क्लोज सरफेस के लिए। तो आंसर है यस, गॉस थ्योरम इज ट्रू फॉर ओनली क्लोज्ड सरफेस। यदि इस सरफेस में से मान लीजिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई और वो यहाँ से सीधी निकल के चली गई, जो इस सरफेस के साथ में लिंक्ड नहीं हुई, क्योंकि लिंक्ड कब नहीं होगी, जब ये क्लोज सरफेस हमारे पास में नहीं होगा, तो गॉस थ्योरम का जो रूल है वो आप अप्लाई नहीं होता है। तो व्हाट वी कैन से दैट द गॉस थ्योरम इज ट्रू फॉर ओनली क्लोज्ड सरफेस। सेकंड, ये हमारे पास में जो प्लस क्यू चार्ज है, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लस क्यू चार्ज हो। इस सरफेस के अंदर हो सकता है कुछ और चार्जेज है, जैसे +3Q हो सकता है, -2Q हो सकता है, वॉट एवर द चार्जेज इस सरफेस के अंदर हो सकते हैं। तो गॉस का ये कहना था कि जितने भी चार्जेज इस सरफेस, इस क्लोज सरफेस के अंदर होंगे, वो सब के सब चार्जेज जो है, उन सब के सब चार्जेस का जो इफेक्टिव फ्लक्स बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस वैल्यू को हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे, ना कि सिर्फ किसी सिंगल चार्ज को लेके। जितने भी चार्जेस के अंदर हैं हम सबका एक इफेक्टिव फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये दिस इज आवर सेकंड पॉइंट कि ऑल द चार्जेस इनसाइड कंसीडर्ड आइदर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सबके सब चार्जेस जो कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, charges which are outside the surface they make the flux but net flux is produced only due to the charges are inside। भाई मान लीजिए ये हमारे पास में एक क्लोज सरफेस है जो आपको सर्कल दिख रहा है, इस क्लोज सरफेस के अंदर प्लस क्यू चार्ज है, और ये प्लस क्यू चार्ज जो है इतना सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना के रखा है। लेकिन यहाँ पे एक चार्ज जो है प्लस का 3Q बाहर और प्लस का 2Q बाहर है, क्या वो चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनाएगा? तो आंसर, वो चार्ज बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा। तो क्या वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा? तो हम लोग ये जानते हैं कि अंदर वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि
वो उसका ये कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक पॉइंट से एंटर करेंगी और उसी पॉइंट से निकल के चली जाएंगी, और उनका जो नेट इफेक्ट होगा इसके सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर, वो नेट इफेक्ट उनका जीरो होगा। कैसे, देखिए, यदि कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से +3Q का एंटर होता है तो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन मानी जाएगी पॉजिटिव। लेकिन यदि यही +3Q का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यहाँ से एंटर करने के बाद में यहाँ से एमिट हो जाता है तो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन हो जाएगी -3Q। और जो नेट इफेक्ट होगा इस +3Q का वो हमारे पास में जीरो होगा, क्योंकि +3 यहाँ पे एंटरिंग के टाइम पे है, तो एमिटिंग के टाइम पे -3 और +3 और -3 नेट इफेक्ट बनाता है जीरो। तो गोस्ट का ये कहना था जो बाहर के चार्जेज है इस क्लोज सरफेस से बाहर के चार्जेज वो इफेक्ट करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाहर इफेक्ट कर लेंगे, इस क्लोज सरफेस के अंदर वो किसी भी प्रकार से कोई भी रोल प्ले नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट देखिए, वी यूज द गोस थ्योरम विद सिमेट्रिकल सरफेस टू कैलकुलेट ई एट ए पॉइंट। गोस थ्योरम का ये कहना था यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस सरफेस के अंदर काउंट करना चाहते हैं तो ये सरफेस मेरे पास में इस तरीके का होना चाहिए कि हर जगह पे ई और थीटा की वैल्यू जो है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पे जो ई है और यहाँ पे जो ए है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो ई है और यहाँ पे जो ए है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यहाँ पे थीटा की वैल्यू मान लीजिए 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री। मतलब कि हर एक पॉइंट पे ई, थीटा, ए जो है वो सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री मतलब एक जैसे होने चाहिए तो ही गॉस थ्योरम जो है वो अप्लीकेबल है, अदरवाइज अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ओके। हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि गॉस थ्योरम में हम लोगों ने लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि भाई Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा है फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसके ऊपर गॉस थ्योरम डिपेंडेंट है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके थ्रू बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके लिए बनती है, एक पॉइंट चार्ज के लिए। और पॉइंट चार्ज के लिए कौन वैलिड है, तो आंसर कूलॉम्स लॉ जो है पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉलो द कूलॉम्स लॉ और कूलॉम्स लॉ फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो गॉस थ्योरम शुड बी फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से गॉस थ्योरम बनती है। और सेम चीज़ कूलॉम्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, इसलिए गॉस थ्योरम को भी इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो ओबे करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। इसका एक प्रूफ है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारे पास में एक सरफेस है जिसको हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का मतलब ये होता है कि एक इमेजिनरी सरफेस ऐसा कि जहाँ पे ई, ए और थीटा जो है उसकी सिमेट्री हर जगह पे एक जैसी रहती है। जितना ई यहाँ पे है उतना ई यहाँ पे, उतना ई यहाँ पे, उतना ई यहाँ पे, जितना ए मेरे पास यहाँ पे है उतना ए यहाँ पे, उतना ए यहाँ पे, जितना थीटा यहाँ पे उतना थीटा यहाँ पे, सब जगह पे एक जैसा होना चाहिए। तो यदि एक जैसा होगा तो उस सरफेस को हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। अब वो जो गॉसियन सरफेस हो जरूरी नहीं कि स्फीयर के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन इट शुड बी सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ ई, ए एंड थीटा। ओके, तो वी एज्यूम्ड ए गॉसियन सरफेस, ये हम लोगों ने गॉसियन सरफेस जो स्फीयर के रूप में यहाँ पे मान लिया है। ये जो गॉसियन सरफेस है हमारे पास में इमेजिनरी सरफेस है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, सो वी जस्ट कंसीडर एज ए इमेजिनरी सरफेस। इस सरफेस की खासियत क्या है कि ई, एरिया वेक्टर और थीटा जो है सबके सब कैसे होने चाहिए, हमारे पास में सिमेट्री के रूप में होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये जो सरफेस माना है स्फीयर के रूप में माना है और इसके इनसाइड हम लोगों ने माना है कि एक चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये चार्ज जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के साथ में लिंक्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरेट करेंगे। एक पॉइंट है यहाँ पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से +Q से इस पॉइंट तक टोटल जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू R। ठीक है, ओके। क्योंकि हम लोग पूरे का पूरा सरफेस का एक साथ काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा जो ds एरिया, ds दैट मीन्स स्मॉल एरिया, हम लोगों ने काउंट किया। और उस स्मॉल एरिया पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करना चाहते हैं, किसके द्वारा, इस सोर्स चार्ज के द्वारा। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि एक सोर्स चार्ज जो है दैट कैन जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन एक्सर्ट ए फोर्स। तो इस सोर्स चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे
हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करना चाहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करने के लिए जो कूलोम्स का लॉ है वो ये कहता है कि इज इक्वल टू 1/4π0 Q/r², और यही क्या हमारे पास में इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, दूसरे शब्दों में यदि समझें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सोर्स चार्ज है इस पॉइंट पे, इस सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वो इस पॉइंट पे लिंक्ड हो रही है, तो यदि लिंक्ड हो रही तो वो क्या बनाएंगी, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएंगी। और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बनाएंगे, तो हम लोग जानते हैं डी थीटा इक्वल टू ई डी एस कोस ऑफ थीटा। डी एस क्या है यहाँ पे, एक स्मॉल एरिया, क्योंकि यहाँ पे जितना हमारे पास में ई है उतना ही हमारे पास में ए है, और ई और ए की दोनों के जो डायरेक्शन है वो हमारे पास में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, क्योंकि देखिए ये रहा हमारे पास में सरफेस, और ये रही हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये रहा हमारे पास में सरफेस। तो जिस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम लोग एरिया वेक्टर बनाते हैं, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम लोगों ने एरिया वेक्टर बना दिया। तो ई और ए के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, आंसर थीटा हमारे पास में 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो डी थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास में, ई डी एस। यहाँ से ई की जो वैल्यू है तो ये इक्वेशन उठा के हम लोग इसके अंदर पुट कर देंगे, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन हमारे पास में आ जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू 1/4π0 Q/r² ds कोस ऑफ थीटा। वहाँ से वैल्यू उठा के पुट किया, थीटा इज इक्वल टू 0 है तो ये आ जाएगा 1/4π0 Q/r² ds, क्योंकि कोस 0 होता है 1 के बराबर। ओके, अभी जो हम लोगों ने एक स्मॉल एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू काउंट की है, अभी हम लोग पूरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू काउंट करना चाहते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि पूरे सरफेस के लिए तो हम लोगों ने एक डीएस के लिए इतना काउंट कर लिया, ऐसे ही दूसरे डीएस के लिए काउंट करेंगे, ऐसे तीसरे डीएस के लिए, और जब सबके सब डीएस को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमने बोला कि हम सबको इंटीग्रेट कर देंगे, दैट मीन्स ऐड कर देंगे, और सबके सब जब ऐड करेंगे तो उसका हम लोगों ने एक सिंबल बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड क्लोज सरफेस का एडिशन ऑफ ऑल द सरफेसिस का। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट किया उठा के, Q जो है चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है, R जो है डिस्टेंस वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे पास में ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक R था, ये Q था। ठीक है, तो Q जो है वो भी कांस्टेंट है, हमारे पास में R जो है वो भी कांस्टेंट है, 4π0 जो है वो भी कांस्टेंट है। सिर्फ हमारे पास में चेंज क्या हो रहा था, ये ds ये ds ये ds ये ds ये ds ये ds, जितने भी ds है वो सब के सब मुझे ऐड करने हैं। ठीक है, और वो जो ds सबके सब ds ऐड कर दोगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, एक स्पेयर, और स्पेयर का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू 4πr²। तो इस 4πr² से 4πr² कैंसिल, 5e हमारे पास में बच जाएगा Q/ε0। और ये जो 5e है ये हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, EDS इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से पुट कर दिया, Q/ε0 जो हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले से एक चीज़ समझ में आती है, क्या इस फॉर्मूले में हमें कहीं से कहीं तक ये दिख रहा है कि स्पेयर छोटा होना चाहिए या स्पेयर बड़ा होना चाहिए तो ही वैल्यू उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ज़्यादा होगी कम होगी? तो आंसर है इस फॉर्मूले में कहीं से कहीं तक स्पेयर की साइज़ की बातें नहीं हो रही। तो जो गॉस लॉ है वो इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि जो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने माना, जो स्पेयर के रूप में गॉसियन सरफेस माना, तो उस गॉसियन सरफेस की शेप और साइज़ कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो बेटा यहाँ पे हम दिस इज ऑल अबाउट द गॉसियन सरफेस। कल हम लोग जो है इसके कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे गॉसियन सरफेस के। आपको याद ये रखना है कि EDS इज इक्वल टू Q/ε0, और Q क्या था, एक चार्ज था जो सरफेस के अंदर था, और वो कितना फ्लक्स लिंक्ड करेगा उस सरफेस के साथ में, दैट इज इक्वल टू 1/ε0 के बराबर लिंक्ड करेगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग जो इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, तब तक आप इनको देखिए समझिए, और कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है बेटा।